मतलब इतनी बुरी सरकार नहीं, मैं ये भारत में नहीं अच्छा, देखा होगा। कांग्रेस तो 94 नहीं मार पाई, ये सब तो लाखों मारे। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस को जो है देश के लोगों ने जो है उसको जगह दिखा। और ये बहुत बड़े संत वाले जो लोग हैं ना, जब ये सत्ता से हटेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस तो कुछ था ही नहीं। कुछ नौकरियां किसी खास वर्ग विशेष के लिए और एक विशेष क्षेत्र के लिए बनती थी सपा शासनकाल में। ये सब फर्जी आरोप है। आज तक तो बाबा नहीं दिखा पाए। हमारे राष्ट्रपति तो जो है सदन में बोल दिए कि आप वो लिस्ट लेके आओ। सब काकरोच है उनकी नजर में। एक्चुअल आप काकरोच हैं, आप खुद भी काकरोच हैं। आप उस काकरोच से बाहर ना समझिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर वायु को पलट दिया जाए तो वायु का उल्टा युवा होता है। यानी युवा में वो वेग होती है, वो तेज होता है जो शासन सत्ता को परिवर्तित करने का मद्दा रखता है। मतलब कि अगर कोई सरकार ऐसी हो जो ये सोच रही हो कि हमें कभी कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता, तो युवा हटा सकता है। फिर युवा क्यों बेरोजगारी का दंश झेल रहा है? पेपर, जितनी बार पेपर हो रही है, हम किसी एक सरकार पे सवाल नहीं करेंगे, उस पेपर पे पेपर लीक हो जा रहा है। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और अभी रसड़ा विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी से समाजवादी युवा नेता कह सकते हैं, मान सिंह सेंगर जी हमारे साथ हैं। क्योंकि मान भाई का परिचय यह है कि ये युवाओं के लिए जब जब जरूरत पड़ी, मैं विश्वविद्यालय से इनको जानता हूं और उन्होंने विश्वविद्यालय के केवल लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, चाहे वो कोई भी कॉलेज रहा हो, कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, जहां जरूरत पड़ी ये सड़क पे बैठे। एक सवाल ये बनता है कि क्या अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसका फिर आ गया, डेट भी आ गया कि एग्जाम इस डेट पे होगा। जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसका दंश युवाओं को झेलना पड़ रहा है और जब जरूरत पड़ती है तो युवा मान सिंह सेंगर को बुलाता भी है और ये जाते भी हैं। मगर इस पर चुप्पी क्यों? आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 7 हिंदी प्लेटफॉर्म पे। इस देश में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सरकारें कोई भी रही हो, मगर हर बार बेरोजगारी का दंश, शासन सत्ता में हो रहे भ्रष्टाचार का दंश सिर्फ युवा ही झेलता है। क्यों? देखिए, मैटर करता है कि कौन सी सरकार युवाओं को लेकर के कितना गंभीर है और उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो क्या प्रयास कर रही है। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बेरोजगारी को एक झटके में, एक दिन में खत्म किया जा सके। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है। हम विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और दुनिया के सबसे जवान देश हैं। जाहिर सी बात है, जवान दुनिया के जवान देश हैं, इसीलिए तो दंश झेल रहे हैं। नहीं तो इसका आप पिछले अगर 2012 के बाद वाला भारत देखें और 2014 के पहले वाला आप भारत देखें, या उत्तर प्रदेश में आप 2017 के बाद वाला उत्तर प्रदेश देखें या 2017 के बाद वाला उत्तर प्रदेश देखें, तो आपको दिखाई देगा कि किन किन सरकारों ने क्या क्या योजनाएं लाई। पहले केंद्र में कांग्रेस की 10 साल सरकार थी और पिछले 12 साल से भाजपा की सरकार है और 12 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 17 से लेकर अब तक जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अब तक जो है योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है।
अगर ये छोटी सी भर्ती कोई निकलती है जिसमें 300, 400, 500 की भर्ती होती है, जो मतलब हम लोग की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार, हाँ भर्ती निकली, एग्ज़ाम हुआ और लोग भर्ती हो गए, लेकिन ये अगर 500 की भर्ती, 300 की भर्ती, 200 की भर्ती, मुख्यमंत्री जी उसको इतना बड़ा आयोजन बनाकर लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी को जो है दूर कर दिया गया, जबकि एक्चुअल मतलब जो प्रयास होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया। आपकी सरकार भी तो थी, हमारी सरकार तो थी, हमारी सरकार, आपकी सरकार में हमारी लाठी नहीं चला उस पे क्या? उस सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे। ये मैंने कहा ना कि मैं सरकार, हमारी सरकार में, हाँ हमारी सरकार में और इस सरकार के पेपर लीक को आप उठा के देख लीजिए। हाँ। इस सरकार के ये सरकार बता दे कि कौन सा पेपर इसने जो अभी ने लीक का करा लिया है। ठीक बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग मतलब नहीं चाहते कि आप जो है सुदृढ़ हों, ये नहीं चाहते कि आप जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से आप ताकतवर हों, चाहे किसी भी जाति का लड़का हो, चाहे किसी भी धर्म का लड़का हो। आपको लगता है कि केवल ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं? इस सरकार में ही दिए गए हैं, बहुत सारी नौकरियां मिली, बहुत सारे आउटसोर्सिंग के थ्रू काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आउटसोर्सिंग जो माता पिता अपने बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेज रहा है, उच्च हाई एजुकेशन दिला रहा है, अपना कलेजा काट करके, अपना पेट काट करके, अपने मजदूरी का इधर उधर से पैसा अपना खेती किसानी करके, और कई लाख रुपए खर्च करने के बाद आप उसको जो आउटसोर्स पे 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 रुपए की नौकरी में शर्म आ रही है आपको? आउटसोर्स को आप जो है जॉब बोल रहे हो? नहीं, मैं कहा नहीं, आप अपना तनख्वाह कर दें, अपने मतलब मुख्यमंत्री जी अपना तनख्वाह बोल दें, अपना सारा जो है व्यवस्था सब हटा दें, ना रहे उसमें 1 BHK में चले जाए। नहीं, मुख्यमंत्री तो सादगी के साथ रहते हैं, यूथी के मंत्री क्या सादगी है, सादगी के साथ रहते हैं। क्या सादगी के साथ रहते हैं? कौन सी सादगी है उनके पास? भाई आपके भी मुख्यमंत्री जब निकलते थे तो इतना क्यों नहीं है? कौन सी सादगी है उनके भाई? एक संत आदमी, उनके पास क्या है? कौन सी बहुत क्या नहीं है उनके पास? आज भी वो बेड पे नहीं सोते हैं, नीचे सोते हैं। ये सब दिखावा है, आप देखने जाते हैं क्या? नहीं, फुटेज है आपके पास? भाई फुटेज, ये देखिए, ये सब वाहियात बातें हैं। देखिए, ठीक है, हम बोले देखिए हम बहुत अच्छे हैं, हम कुछ नहीं खाते हैं, अपने भूखे हैं, अपने बच्चों को भूखे मार डालने। क्या मतलब है ऐसे लीडर का? क्या मतलब है ऐसे मुख्यमंत्री का कि हम तखत सोते हैं और सबको नाली में सुला दो क्योंकि हम तखत में सोते हैं? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई लॉजिक है? जो ग्रेजुएशन करके लड़का घूम रहा है, जो बीटेक करके लड़का घूम रहा है, जो MBA करके लड़का घूम रहा है, जो भर्ती की तैयारी कर रहा है, सुबह सुबह उठ के भोर में जाके गांव में देख लीजिए, 50-50, 100-100, 200 की झुंड बना के लड़के जो है भोर में 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं सड़क पर दौड़ने के लिए। कैसे कैसे तैयारी करके वो लोग जो है अपने आप को रेडी करते हैं। उनके माँ बाप मतलब उनको खिलाने पिलाने के लिए कितना इंतजाम करते हैं, कैसे कैसे इंतजाम होते, कर्जे में डूब गए अपने बच्चे को तैयारी कराने के चक्कर में, और पता चला कि पेपर हुआ तो पेपर लीक हो गया। मैं इसी मुद्दे पे आता हूं, चूंकि मेरा आपको बुलाने का सिर्फ पर्पज ये था कि इसलिए नहीं बुलाया कि आप समाजवादी की राजनीति करते हैं, आप युवाओं की राजनीति का। मैंने देखा कि आप बड़े, जब कोई भी युवाओं का मुद्दा होता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी का रहा हो, चाहे कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी रही हो, तो आप बड़े प्रमुखता के साथ खड़े रहे और कहीं ना कहीं युवा पे, आप पे भरोसा जताता था। और कोई मान भैया, कोई मान भाई, जिस तरीके से जैसे जिसको लगा वो बुलाया आपको। मैं सिर्फ किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, मगर आप भी तो विद्यार्थी थे। आप भी जब घर से निकलते थे तो बहुत सारी उम्मीदें लेके निकलते थे। आप भी जब घर से चलते थे किस व्यवस्था में, चूंकि आप किसान परिवार से हैं, जो बेसिकली मैं जानता हूं आपको। एक किसान परिवार जब वो लखनऊ भेजता है तो मुझे लगता है कि उस अभिभावक, जो पिता भेज रहा होता है, जो माँ भेज रही होती है, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। आप मान के चलिए मान भाई कि कई सारी माओं के मंगल सूत्र तक गिरवी रख दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। और जब वो पेपर लीक होता है, चूंकि हम लोग भी पढ़ के आए हैं, जब एग्जाम दें और एग्जाम लीक हो जाए, हमने कभी इतने बड़े लेवल पे कोई पेपर तो नहीं दिया, मगर मैंने उस दर्द को महसूस किया है। आप उस बस पे जब वो बच्चे आ रहे होते किस कंडीशन में आते हैं, ट्रेनों में क्या होता है, रेलवे स्टेशनों पे
हमें लगता है कैसे सोते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में रह रहे थे तो मुझे याद है कि आपकी जो बच्चे एग्जाम देने बाहर से आते थे, जहां जहां कमरा था, रिश्तेदार दोस्त मित्र को रह के रिक्वेस्ट वो बेचारे करते हैं कि भाई 2 दिन का पेपर है, रहना है। और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो आप समझिए कि उसके ऊपर सरकारें तो आसान तरीके से कह देती हैं कि आप जो है बुलडोजर चलवा देंगे, हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फिर से पेपर कराएंगे। अरे भैया, तुम्हारे बुलडोजर चलाने से वो जो लड़का जो बाप अपनी बेटी की तैयारी कराने के लिए बीमार था, बीमारी की हालत में जिसने बेटी की तैयारी कराई, अपना खेत बेच दिया और पता चला कि एग्जाम से 2 दिन पहले वो एक्सपायर हो गया था और वो बेटी गई एग्जाम देने के लिए नीट का, क्योंकि उसके बाप का सपना था कि वो जो है डॉक्टर बन जाए। अब सोचो, आप सोचिए कि उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि बाप भी नहीं है, परीक्षा भी लीक हो गया, जो खेती बाड़ी था सब इसको तैयारी कराने में खत्म हो गया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे तमाम परिवार हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और क्या ये सबसे बड़ी बात ये ना कि ये लोग सीरियस नहीं है युवाओं को लेकर, यूथ को लेकर सीरियस नहीं है। आप सुने अभी हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी, नाम सुना? अभी कल से वो काफी, हाँ, और ये 5-6 दिन में ये आज का कांग्रेस के अभी 10 मिनट 14.7 मिलियन उन लोगों के फॉलोअर 6 दिन में हो गए। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? ये अच्छा, ये यूथ है, ये गुस्सा है। और ये बताएंगे कि मजाक में एक पेज तैयार किया गया इस पे, ये सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है भाई साहब, ये गुस्सा है यूथ का सरकार के खिलाफ। और सीजीआई ने पेट की बात को मुंह पे लेके चले आए। हाँ, उन्होंने सच बोला, बिल्कुल उन लोगों की नजर में वाकई में बेरोजगार का आप हो, हम हो, जनता हो, यूथ हो, कोई भी, सब काकरोच है उनकी नजर में। एक्चुअल आप काकरोच हैं, आप खुद भी काकरोच हैं। आप उस कॉकरोच से बाहर मत समझिएगा। हाँ, नहीं। हाँ, हम भी काकरोच हैं। वो जो नीट के एग्जाम देने वाली जो लड़कियां हैं, जो लड़के, वो भी काकरोच हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन लोगों ने एग्जाम दिया और लीक हो गया, वो भी जो है काकरोच हैं। जो आरओ का जो एग्जाम हुआ उसमें उसका पेपर लीक हो गया, वो भी जो है वो है काकरोच हैं। इनके नजर में सब काकरोच, पुलिस भर्ती जो निकली वो लीक हो गया, सब काकरोची है इनके लिए। और वही सारे काकरोच इकट्ठा हो रहे हैं इनके पास। भाई साहब कसम से, मतलब इतनी बुरी सरकार भारत में नहीं देखा होगा क्या अब तक। कांग्रेस में इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं था क्या? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस को जो है देश के लोगों ने जो है उसको जगह दिखा दिया। ठीक। और ये बहुत बड़े संत वाले जो लोग हैं ना, जब ये सत्ता से हटेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस तो कुछ था ही नहीं। कांग्रेस तो चौन्नी नहीं मार पाई, ये सब तो लाखों मारे हैं। वो कोविड के काल में हो सकता है कि आपने भी कुछ उसमें चंदा दिया, हमने तो दिया था 51,000 रुपया। वो किस नाम से था, प्राइम मिनिस्टर कौन सा फंड करके था, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। कोविड करके फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। उसमें मतलब रतन टाटा ने, अक्षय कुमार ने, तमाम लोगों ने, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़, कोई 1 करोड़। हमारे जैसा एक किसान परिवार का लड़का, और कोविड के टाइम पे चूंकि बोल दिया गया तो सब लोग घर में लॉक हो जाओ, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, तुरंत एक रिलीफ फंड आ गया। उसमें जो लोग हम लोग लाए, भाई अपने से नहीं कर सकते तो कम से कम जो है सरकार अगर कर रही तो सरकार में कोई मदद कर दे हम लोग। तो 51,000 रुपया इधर उधर से चंदा लेकर हमारे एक मित्र गुड्डू सिंह हैं, उनसे जो है मदद लिया, और 51,000 रुपया हम लोगों ने जो है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाल दिया। अब बाद में पता चला कि उस खाते का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो जांच के दायरे में नहीं आ सकता वो खाता। आप उससे जो है सूचना के अधिकार से उस खाते के बारे में पता नहीं कर सकते। आपको पता है कितना बड़ा घोटाला है वो। ये जो हर घर जल योजना सब लेकर के आए हैं, आपको क्या पता है, क्या लग रहा है कि विकास के लिए, लोगों को जल पहुंचाने के लिए आई है? पूरे देश का जो है कि गांव की सड़कें को एकदम रेड़ पीट के रख दिया गया। लोग रो रहे हैं, गांव के लोग। अच्छी खासी जो है पीस थी, अच्छा खासा खड़ंजा था, अच्छा खासा जो है आरसीसी था, सब तोड़ फोड़ के उखाड़ पकाड़ के सब जो है बराबर कर दिए। सब एक एक जिले में कई मतलब हजारों हजार करोड़ रुपए जो है गया है।
सब लूट है। नहीं, मैं सरकार जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा कि ये लोग केवल हिंदू करके सरकार में बैठने की व्यवस्था इन्होंने किया, इन्होंने यूथ के बारे में कुछ नहीं सोचा। मतलब क्या है, आजादी के बाद, मान भैया आजादी के बाद से आजादी की लड़ाई में भी युवाओं का रोल रहा। बिल्कुल। आज भारत अगर कोई पदक जीतता है, कोई मेडल जीतता है, या सुई से लेकर और आप माने विमान बनाने तक युवाओं का काम है, और युवा इस तरीके से सरकार की बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी तंत्र का दंश झेल रहा है, अगर एक उम्मीद के साथ एग्जाम देने जा रहा है उसका दंश झेल रहा है। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप एक समाजवादी पार्टी में आपका एक रोल है, बड़ा रोल है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आपके बड़े करीबी भी आप हैं, हो सकता है इस बार टिकट मिले, आप विधायक भी होंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर क्या आप इस दर्द को महसूस कर पाएंगे अगर विधायक बन गए, या दर्शकों को ये दावे के साथ कह सकते हैं कि युवाओं के साथ आप खड़े मिलेंगे? देखिए, हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पाठशाला से पढ़ के जो है निकले हुए हम लोग, ये सभी कहते हैं। सुनिए, देखिए, मैं केवल हमारी आपकी तो होती रहती है, ठीक है, मेरी बात, मैं सब नेता, बहुत ऐसे विधायक ऐसे हुए जो विधायक कहे कि नहीं अनु भाई, विधायक और सांसद बनने के बाद मैं सिर्फ काम करूंगा उसके लिए, युवाओं के लिए, जनता के लिए। आज पहली बार आप हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, पहले जानते हैं? हाँ, पहले से जानते हैं। हमारी आपकी जो है क्या मतलब, ये कैमरा देख करके हम लोग बात नहीं, कर रहे हैं? मैं इसीलिए कैमरा भी आप अनूप होंगे, हमसे आपसे बात हुई है, ठीक है। हम लोगों की मतलब ये विश्वविद्यालय के दिनों से, आपको याद होगा विश्वविद्यालय के दिनों में जो है मैं आप लोग को बुला करके डिबेट कराता था। हम लोग बैठ के या फिर वहाँ पे गेट नंबर 1 पे सरस्वती वाटिका के पास हम लोग जो है बाइक पर ही जो है कई लोग बैठ करके 20-25 लोग हम लोग जो है घेरा बना करके उस पर जो है हम लोग बात किया करते थे, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में। आज भी मैं कहता हूँ वही सेम चीज कि जो उस टाइम था कि अगर जो है हम 3 चीजों पे बेसिकली काम कर दें, ठीक है, जो मैं जो नेताजी की बात में बोला हूं और माननीय अखिलेश यादव जी की बात में जो बोला हूं, ठीक है, समाजवादी विचारधारा से ही देश में तरक्की आ सकती, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो नेताजी ने बोला था, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, ठीक हो। आप एजुकेशन की व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, इलाज की व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, और लोगों के सर के ऊपर जो छत दे दीजिए, ठीक। 3 व्यवस्था आप कर दीजिए इस देश में, बाकी सारी योजनाएं 5 साल के लिए रोक दीजिए, ठीक। आप सड़क, बिजली के अलावा आप इन 3 चीजों पे फुल फोकस कर दीजिए कि चाहे जो बीमारी हो जाए, हमको, आपको, हमारे किसी मित्र को, परिवार को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं लगेगा, ठीक। और चाहे जो पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लगेगा। जो लोग बीएड से फेल हो गए, जो लोग बीटीसी से फेल हो गए, जो लोग टेट पास नहीं कर पाए, जो लोग टीजीटी नहीं कर पाए, वो सभी लोग जाकर के सीएमएस में पढ़ा रहे हैं, एलपीएस में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं फलाने में, डकाने में, बहुत सारे स्कूल हैं। मैं स्पेशली 2 लोगों का दुश्मन नहीं हूं, मैं फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा इसलिए बोल रहा हूं। सारे प्राइवेट स्कूल, उनमें जाकर के ये लोग जो बेसिक शिक्षा में टीचर नहीं बन पाए, वो सब लोग जाकर के वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक। वो लोग जो फेल हो गए, जो उस लायक नहीं थे, ठीक है, वहां पढ़ा रहे हैं, और वो लोग जो पास हो गए, ठीक है, वो यूपीएससी के लेवल का एग्जाम हो गया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद का टीचर होना सामान्य बात नहीं है, ठीक। आप बहुत योग्य रहेंगे तभी हो पाएंगे। और वो लोग को पढ़ाने के लिए क्या मिल रहा है, उनको एक एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, उनको एकोमोडेशन कैसा मिल रहा है, उनको पढ़ाने वाले बच्चे कैसे मिल रहे हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके आना पड़ रहा है, ठीक है, गांव में, और उन्हीं के ऊपर जो है वो तुमको खाना खिलाना है, तुमको जो है सारी व्यवस्था भी देखना है, तुमको जो है जनगणना भी करना है, तुमको पोलियो ड्रॉप भी पिलाना है, तुमको ये करना है, वो करना है, चुनाव ड्यूटी करनी है। अरे मतलब 76 टाइप को जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, पढ़ाई नहीं करनी है तुमको। और जो फेल लोग हैं वो जो है, हम आप अपने बच्चे को, मतलब हालत खराब है,
ठीक है, हालत खराब है, परेशान है, हाँ, लेकिन बच्चे को 8,000, 9,000, 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। हम उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। अनूप जी, आप अपने बच्चों के साथ मजाक नहीं कर सकते, चाहे जो बोझ पड़े, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को कहाँ, मतलब आप केवल पढ़ाने के चक्कर में आप तबाह हुए जा रहे हैं। आप जिससे कुछ नया प्लान कर सकते थे, कोई आप इंश्योरेंस ले सकते थे, या कोई और चीज ले सकते थे, या कोई SIP आप शुरू कर सकते थे, या कोई शॉप डाल सकते, कोई दुकान डाल सकते थे, या कोई नया ठेला खेल कर लगा करके, हाँ बिल्कुल रोजगार से। लेकिन उस पैसे, वो सारा पैसा तो आपका एजुकेशन में जा रहा है, कैसे प्रगति होगी यार? अच्छा ठीक है, चलिए बात जब युवाओं की हो रही है और आप बेसिक चीज है, ठीक है, एक सरकार की तरफ आपने इशारा किया, तो वो सरकार ये भी कहती है कि कुछ नौकरियां किसी खास वर्ग विशेष के लिए, एक समुदाय के लिए और एक विशेष क्षेत्र के लिए बनती थी सपा शासनकाल में। ये सब फर्जी आरोप हैं। आज तक तो बाबा नहीं दिखा पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जो है सदन में बोल दिए कि आप वो लिस्ट लेके आओ, 56 में 86 वाले SDM वाला, कहेंगे आज तक लेके चले आए भाई। हो सकता है लिस्ट मिल जाए, दे दें। मतलब एक मुख्यमंत्री को लिस्ट नहीं मिल रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं अनूप जी आप? नहीं, ऐसा बाबा में फेवर लेते हैं। नहीं, फेवर राइट आता है कि नहीं? नहीं, हमको सब, देखिए ऐसा नहीं, फेवर नहीं करते हैं हम। अगर क्या फेवर कर रहे होते तो आपको ये फेवर ही है क्या? मैं बाबा को पेपर नहीं मिल पा रहा है, अरे मजाक कर दिया आपने। मतलब बाबा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप? नहीं, अंडर बाबा को क्या मतलब सभासद बाबा को? ऐसा बड़ा सभासद है क्या बाबा? थोड़ा बहुत तो रहा होगा मंत्री भाई, आपके शासन काल में भी तो थोड़ा बहुत रहा होगा ना। हमारे शासन काल में सबको एक नजर से देखने वाला नेता था इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, देखिए थोड़ा सा पक्षपात हर कोई करता, मैं नहीं कहता कि बहुत किए होंगे, मगर निश्चित कुछ तो गया होगा स्पेशल। आप जो है समाजवादी पेंशन उठा के देख लीजिए, किसको गया था। आप उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती उठा करके देख लीजिए, कितना जो है मतलब जातिगत उसमें आकर कुछ भी उठा के देख लीजिए ना भाई। जबरदस्ती आपके कहने से या बाबा कहने से जो है, नहीं बाबा कहने पे नहीं, बाबा देखिए सेकेंड राउंड में हम लोग हैं, तो जब बात छिड़ी गई है तो कर लें। क्या लग रहा है 27 में? 27 में उत्तर प्रदेश की जनता जो है, इनको उखाड़ पे किसी भ्रम में ना रहे कि बंगाल है। नहीं तो बंगाल में भी तो आप लोग गए थे प्रचार, किसी भ्रम में ना रहे कि बंगाल है, बिहार है। बंगाल में आपसे ज्यादा मजबूत ममता थी। वहां पे देखिए, ममता जी वहां पे सरकार में थी, और 10-15 साल सरकार आ जाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। अच्छा। और यहाँ बाबा खुद सरकार में है, और बाबा ने ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर रखा है। इनके विधायक नहीं ले पाते भाई, क्या बात कर रहा है। इनके मिनिस्टर जो है हालत खराब है। अभी इनके मिनिस्टर एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी सरकार ने कहा, बकायदे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जब जनप्रतिनिधि जाएंगे तो बड़े सम्मान तरीके से आप मिलेंगे और कुर्सी छोड़ के मिलेंगे। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बोलना पड़ रहा है अधिकारियों को, भाई विधायक है, सम्मान करो इसका, भैया सांसद है, सम्मान करो। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ सकती है क्या कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं, उनकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई, जनप्रतिनिधियों से बड़े हो गए, विधायक सांसद से बड़े हो गए हैं। बड़े हैं, बिल्कुल हैं, अच्छा, विधायक सांसद से बड़े भी भाई। उनका प्रोटोकॉल विधायक सांसद से ऊपर है। देखिए उनका यह है कि उनके अंदर ये जिले का डीएम फोन उठाएगा विधायक जी का, जिले का डीएम सांसद जी को रिप्लाई नहीं करेगा। जिले के डीएम को बोलना पड़ेगा जब सांसद जी जाए तो कुर्सी से उठ के खड़े हो जाना, उसको प्रोटोकॉल नहीं पता है। हो सकता है नहीं पता, मन बढ़ाया हुआ है, मन बढ़ाया हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। नहीं, ये मन बढ़ाया हुआ तो बढ़ाई होंगी, एक आदमी इतना बड़ा 16वीं बार बोला गया है कि भाई रिस्पेक्ट से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। भाई ये विधायक है, भाई ये सांसद है, तुमने कुत्ता बना दिया भाई इसको। चलिए हालत बना दिया है आपने। ठीक है, आप कह रहे हैं, और ये केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, हम लोग तो फिर भी चढ़ के काम करवा लेते हैं। उनको पता है कि जो है घेर ले जाएगा हमको। भाजपा वालों की तो हालत खराब है। मतलब वो क्या बोलते हैं, कौन सा एक रोग है जो लोग बता नहीं पाते, वही वाला रोग है उनको। अनुशासनात्मक पार्टी है वो। कुछ अनुशासनात्मक नहीं, क्या आप लोग भाई, सारे बेचारी उसमें, आपके सारे बलात्कारी उसमें। कौन, एक नाम बता दीजिए कबू कहते हैं आपकी पार्टी में कौन नहीं था? मुख्तार नहीं थे, अतीक नहीं थे, कौन नहीं था?
धनंजय सिंह किस पार्टी में है इस समय? अब ये आप जानिए, राजनीतिक दल से आपको तो भाई आप धनंजय सिंह नीतीश नहीं, हम बता दें, हम बता पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, हमको क्यों नहीं अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इससे सवाल जवाब के लिए बैठे। ब्रजेश सिंह किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, विनीत सिंह किस पार्टी में है? अब विनीत सिंह को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। MLC हैं। हाँ। और इन्होंने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाया हुआ है और पूरा सोनभद्र में, और सोनभद्र इनके इशारे से चलता है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है। और ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप नहीं जानते, आपकी भी सरकार में आ जाएंगे। आप नहीं जानते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, हम विनीत सिंह को नहीं जानते। आपने ब्रजेश जी को पूछा, मैंने बताया। धनंजय सिंह को पूछा, मैंने बताया। मैं ये कर रहा हूँ, स्वयं बाबा के ऊपर सरकार बनने से पहले कितने मुकदमे थे? बाबा कौन से जो है, नहीं, राजनीतिक मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे हमारे आप पे भी हो सकते हैं। मैं एक कैमरे पे कह रहा हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते हमारे ऊपर भी एक मुकदमा हो गया। कैसे तय होगा कि कौन सा पॉलिटिकल है, कौन सा पॉलिटिकल नहीं है? मेरे ऊपर भी हो गया। कोर्ट से तय होगा ना? हाँ, ये कोर्ट से होगा, बिल्कुल कोर्ट से होगा। अगर हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा है तो हम लोग गैंगस्टर के रूप में देखेंगे ना। वो तो कोर्ट तय करेगा ना कि गैंगस्टर सही लगा था, गलत लगा था। हाँ। खुद ही वापस ले लेंगे। आप संत हैं, आप संत हैं। आपकी भी भाई साहब सरकार संतों वाली विचारधारा है आपकी। माननीय मुलायम यादव खुद ही को सर्टिफिकेट देंगे। मुलायम यादव जी ने नहीं लिया था अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस? कार्यकर्ताओं को लिया था, खुद का लिया था? नहीं, खुद का रहा नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा। तो अपराधी थे ही नहीं तो कैसे होगा? अखिलेश यादव ने नहीं लिया, उन्होंने भी लिया, अपने कार्यकर्ताओं को लिया। कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का ही लिया ना, अपना थोड़े लिया। तो अपना रहा। उनके ऊपर हिंदी वाहिनी भी उनकी एक थी, संगठन थी, उस पर भी चलता था। बसपा सपा शासन काल में बहुत सारे यही से बचाव खेली आपने, बर्बाद कर दिया। नहीं, बचाव नहीं खेल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है, आपको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता, ठीक है, उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता, उन गरीबों का दर्द नहीं दिखाई देता। अभी आप जिन यूथ की बात कर रहे हैं जो एक एक पैसा जोड़ करके अपनी भर्ती की तैयारी करते हैं, ठीक है, हमारी सरकार ने व्यवस्था किया था मतलब बेरोजगारी भत्ता, ये कम से कम उस पैसे से बच्चे अपना जो है, जो भी भर्ती आएगी तो उस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे, कहीं आने जाने का इंतजाम कर सकते हैं, बस का किराया दे सकते हैं। ये सरकार तो कुछ नहीं करती और आप लोग को दर्द भी नहीं होता कसम से। चलिए, आपकी सरकार आएगी तो आप काम करेंगे। आखिरी राउंड में चलते हैं आपके विधानसभा में। रसड़ा विधानसभा है ना जी? उमा, हमें जहां तक पता, उमा शंकर सिंह विधायक। जी जी। आपको पता है कितने बड़े विधायक के सामने आप दावा कर रहे हैं? और हमें लग रहा है कि ये लगातार चुनाव आ रहे हैं और बसपा के इकलौते विधायक हैं इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। विधायक तो विधायक है, कितना बड़ा छोटा विधायकों का भी साइज होता है क्या कोई? नहीं, मैं नहीं समझ रहे। मैंने विधायक 3-3 इंच के, 7 इंच के क्या? आप छात्र राजनीति से निकलकर आप चाहते तो बहुत सारे विधानसभा, लखनऊ के अगल बगल का कोई विधानसभा चुन लिए होते। क्या जरूरत थी वहां जाके? एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा है, जो अनवरत लगातार विधायकी जीतते हुए आ रहे हैं, और वो तो कहते हैं कि खैर मैंने कभी उनसे मैं मिला नहीं हूं, मेरे करेस्पॉन्डेंट से कहे थे कि आप मेरे विधानसभा को घूम के आइए और अन्य विधानसभा को देखिए। वहां मैं व्यक्तिगत अपने निगरानी में रख के काम कराता हूं और सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया। अच्छा, इसलिए जनता हमें वैसे क्या आपने घूमा वहां पे? सड़क, मेन जो बात, सड़क, बिजली, पानी खत्म वहीं तक रही है, सड़क तक रही है। सड़क पे बताइए, क्या सड़क नहीं बनाई क्या रसड़ा में? माननीय विधायक जी ठेकेदार हैं हमारे रसड़ा के। माननीय विधायक जी एक बहुत ही बड़े ठेकेदार हैं, ठीक, और उनके पास रसड़ा में ही नहीं, ये रोजगार के लिए, आखिर आप रोजगार करेंगे तभी तो राजनीति करेंगे भैया। अरे मेरे मालिक, मेरी बात तो सुनिए, तो कौन सा गलत बात? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, उन्होंने रसड़ा में भी सड़क बनवाई है, उन्होंने जो है देवरिया में बनवाया है, उन्होंने गाजीपुर में बनवाया है, उन्होंने मऊ में बनवाया है, उन्होंने आपके गोरखपुर में बनवाया है, उन्होंने फैजाबाद में बनवाया है, बांदा बनवाया है, फतेहपुर में बनवाया है, ठीक है। सुन रहा हूँ कहीं साउथ में भी शायद आप लेकर उनके साउथ में भी कहीं काम उनका चल रहा है, मिर्जापुर में उन्होंने बनवाया। काम पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो वहीं से जाकर लग जाए ना यार। अब तुम ठेकेदारी कर रहे हो भाई और बता रहे हो विकास कर रहे हैं। आप भी तो रोजगार, आप रसड़ा तो नहीं, राजनीति से आपको पैसा पता है। रसड़ा में माननीय विधायक जी एक काम बता दें जिस काम से उनके घर में पैसा ना गया हो। रसड़ा का हॉस्पिटल दिखाई नहीं देता, रसड़ा का ITI कॉलेज दिखाई नहीं देता,
रसड़ा में के बच्चे जो है बीटेक नहीं करेंगे, रसड़ा के बच्चे जो है गवर्नमेंट कॉलेज से जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, रसड़ा के बच्चे जो है मेडिकल तैयारी नहीं करेंगे, सब वहीं हो जाएगा। तो काहे के लिए आप जो है बड़का विधायक बता रहे हैं उनको कि इतने बड़े विधायक काम तो कर रहे हैं, रसड़ा तो जीत रहे हैं। कौन सा काम किया भाई? जीत क्यों रहे हैं? अच्छा बता दीजिए जीत क्यों रहे हैं? चलिए कोई काम नहीं किया तो जनता पसंद क्यों कर रही है? सौभाग्य उनका 2012 में जब आए थे तो रसड़ा उसके पहले हमारा सुरक्षित था, हमारे यहाँ रुपए पैसे का खेल नहीं हुआ करता था। और 2012 में आए मार एकदम कंबल, घर घर कंबल, घर घर मतलब मटन का पैकेट जा रहा है, रुपए का पैकेट जा रहा है, साथ में साथ और भी साजो सामान सब जा रहे हैं, लोग एकदम फिट। लोग लगा साला विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है, कैसे बांटेंगे? लोग समझ गए बांटने की जरूरत नहीं है उनको, हमको बांटने की जरूरत नहीं है। लोग समझ गए हैं कि विधायक जी के विधायकी से उनका पहले घर छोटा था बहुत बड़ा हो गया है, उनकी फर्म पहले छोटी थी बहुत बड़ी हो गई है। रसड़ा के हॉस्पिटल चाहे कोई भी सीएचसी चाहे पीएचसी, आपका अगर रसड़ा में भगवान न करे कभी आप जो है रसड़ा रहें और आपका कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चोट वोट लग जाए, कसम से आप रसड़ा इलाज नहीं करा सकते हैं। आप रसड़ा अस्पताल में जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? चलिए चल के देखिए भाई, इस दिखाइए जरा इस उत्तर प्रदेश को दिखाइए, विकास पुरुष का चेहरा। रसड़ा में वही कागजों में रंग गुलाबी है क्या? इनकी बस ठेकेदारी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और इतना लापरवाह आदमी, इतने लापरवाह आदमी है, ठीक है, कि एक बार नगरा से और रसड़ा वाली रोड ये बनवा रहे थे, इन्हीं के पास ठेका था, ठेके लगभग इन्हीं के पास रहते हैं उधर के, ठीक है। तो वो एक बार उसमें ट्रैक्टर ट्राली जो है पलट गई, किनारे जो है भाई मतलब मार्किंग हो जाती है, घेराबंदी कर दी जाती है, गड्ढा खोद दिया गया था, ऐसे छोड़ दिया गया था। सती माँ के यहाँ मंदिर पर पूजा करने के लिए महिलाएं जा रही थी गाते हुए, ट्रैक्टर ट्राली उसी गड्ढे में पलट गई। बड़ी संख्या में कई दर्जन महिलाएं दब के मर गई। अब रिसेंटली जो है मुझे लग रहा है साल भर या 1.5 साल हुआ होगा, एक रोड और बन रही है। एक गांव है हमारे यहाँ फिरोजपुर, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चा जो है इनके उसी गड्ढे किए हुए में, ठीक है, डूब करके और मर गया। और वो घर का इकलौता था और मतलब उस घर का चिराग खत्म हो गया। अभी रिसेंटली जो है, अभी रिसेंटली गोरखपुर में आपने देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज भी आया था, उसमें एक आदमी जो है इनके गड्ढे में गिर के मर गया, जिसको लेकर के जेई को निलंबित कर दिया गया। मतलब ये पैसा कमाने के नाम पे एकदम अंधाधुंध जो है लापरवाहियां और सारी चीजें, मतलब इनको अपने ताकत पे पैसे पे इतना भरोसा है कि कोई मर जाए, कोई डूब जाए, बाकी सारी चीजें सब मैं वही कह रहा हूं मान भाई। अच्छी खासी आपकी राजनीति चल रही है, ठीक है, आप चाहते तो लखनऊ में रह के बढ़िया किसी, कई सारे सब बहुत ऐसे नेता हैं पेट का काम कर रहे हैं, ये कर कहाँ जा, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मान भाई को आज से नहीं जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, ना आपके उतना पैसा है, ना भाई उमा शंकर सिंह की तरफ व्यक्तिगत नाम लेके कह रहा हूं बैकग्राउंड है, तो आपको क्या जरूरत थी अभी विधानसभा? रुकिए, सरकार आपको बनेगी तो एमएलसी हो सकता है अखिलेश जी आपको बना दें। मैं तो जो है मुझको पका पका खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अपने बना के खाएंगे? हाँ, और हल्की लड़ाई भी लड़ता नहीं। कितना जनता पे आपको भरोसा है? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ऐसा विधानसभा दे दें जहां मेरे सामने रख दें कि यहाँ से लड़ जाओ, ठीक है, जहाँ डेढ़ श्योर है कि जो है एक दिन पर चाखिला कर देना है और जीत जाना है। कसम से मैं आपसे इस चैनल पे मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है ये कसम खा के कहता हूँ कि मैं वो चीज़ें नहीं लूँगा। मैं बोलूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जो है रसड़ा दीजिए। हाँ, जो भ्रम है ना, कसम से मतलब विकास पुरुष का, वो भ्रम रसड़ा के लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार जो है एक मतलब वहां भी काकरोच तैयार हो गए हैं क्या? बेरोजगारी के काकरोच बहुत हाँ बहुत तैयार हो गए हैं क्या? इनके नजर में जैसे सीजीआई के नजर में उत्तर देश की जनता काकरोच है, ऐसे ही हमारे माननीय विधायक जी की नजर में रसड़ा की जनता काकरोच है। ठीक बात है। विधानसभा इस समय देखिए, मैं चूंकि बीमार हैं वो, हाँ, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ और
कोई पर्सनल हमारा उनका कोई विरोध नहीं है, पॉलिटिकल विचारों का विरोध है और दलगत विरोध है। और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार में चाहे पहले जैसे थे वैसे ही रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ। उनका रोजगार भी खूब फले फूले, माँ लक्ष्मी जी की कृपा और बरसे उनके ऊपर, और ताकतवर रहें। और मैं चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले, माँ कामाख्या देवी से चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले हमारे विधायक जी को स्वस्थ कर दीजिए और पूरी ताकत, पूरी तथा के साथ आए चुनाव लड़ने, तब यह चुनाव लड़ने में असली मजा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने कॉन्फिडेंस और इतने मतलब वो कैसे हैं वहां की जनता को लेकर? ठीक है, वहां घूम रहे हैं आप, हमें पता है कि आप वहां हैं, वहां हर सुख दुख में हैं, मुझे पता है। 2022 के चुनाव में टिकट से वंचित हो गया था मैं, लेकिन एक गाजीपुर के मिलते मिलते रह गया था। हाँ, गाजीपुर के जो है प्रत्याशी आए थे हमारे यहाँ रसड़ा चुनाव, हाँ रसड़ा चुनाव लड़ने के लिए। और वो रसड़ा के बारे में जब वो आए थे तो कखा भी नहीं जानता। ऐसे कई जगह आपकी पार्टी ने उतार दिया था। और उनको जो है हम लोगों ने लड़ाया और दबा के लड़ाया। अब सोच लीजिए कि एक बाहर से आए हुए व्यक्ति से बाल बचे मात्र 5000 वोट से। 5। हाँ, तो जो वहां है ठीक है, अब परिवर्तन होना भी चाहिए। मेरा मानना यह है, लोग जान चुके हैं कि देखिए अपने ठेकेदारी के अलावा, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विधानसभा हो, सत्ता का परिवर्तन जरूरी होता है। अगर नहीं होगा तो लोग ऊब जाते हैं, तो घटनाएं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश की तरह होने लगती हैं। ठीक है। और कल यह देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा युवा, वो पत्रकार है जो कॉकरोच का उसने पेज बनाया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टियों से ज्यादा उसके पास लोग हैं, और लगभग 45,000 की सदस्यता हो चुकी। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि अभी पूर्वांचल का देख रहा था जिसमें जिला अध्यक्ष घोषित हो गए, और वो लड़का आज के 6 दिन पहले तक नौकरी ढूंढ रहा था, फॉरेन में मेल कर रहा था रिज्यूम। और अचानक क्या हुआ कि उसने एक पेज बनाया, वहां सारे उसने टैगलाइन क्या दिया कि जो बेरोजगार हो, घर पे गाली सुनता हो, कहने का मतलब यही है, फोन चलाता हो, वो कॉकरोच जनता, क्या कॉकरोच भारतीय जनता, क्या कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। आक्रोश है लोगों का, और उस पे लोग चले जाते हैं। ये लोगों का आक्रोश है, वरना कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष की चाल है? भाई क्या बात, समाजवादी वगैरह सोच के सोचे लाओ ये कहीं, क्या विपक्ष ने बोला था क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं बोला तो नहीं था, मगर जिस तरीके से वो ट्रेड कर, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मतलब सही नहीं, तो उन्होंने उस पे कहा है, सफाई दिया है कि मेरा पर्पज ये नहीं था, जिस तरीके से ये उन्होंने जो भी भाई जो पेट में, मन में, दिमाग में आ ही जाता है वो, ठीक है। और उन्होंने इस देश की सरकार के नजर में जो युवाओं को लेकर के जो उस इमेज है, ठीक है, वही उन्होंने जो है बस बता दिया है। एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये था कि उस पे चर्चा हमारी आपकी हुई थी, और वो कहीं ना कहीं देश में, और हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, मान लिया, सब लोगों ने कहा, एक बात टच कर गई अखिलेश यादव की। वो ये थी, दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वर्गीय मुलायम यादव जी अपनी चीजों को लेकर चलते थे, अपने लोगों का, अपने परिवार का ध्यान रखते थे, एक परिवार पे जब बड़ी आफत उसको कह सकते हैं आई, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, चूंकि उनके साथ कार्यकर्ता इसलिए बोल रहा हूं कि उनके साथ लोग थे, आप भी थे, पुराने क्या मामले थे उसको दरकिनार कर दिया, और परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े मिले। और वो भूल गए कि अपन, हालांकि देखिए अनुपमा जायसवाल ने भी तो कुछ किया था ना, वहां गए, बड़ा दिल। इसको मीडिया चाहे कुछ भी कहे, मगर मैं न्यूज़ 7 के मंच से कैमरे पे बोलता हूं, ये बड़ा दिल है। और हर राजनीतिक व्यक्ति को इतनी चीजें रखनी चाहिए, मानवता तो रखनी चाहिए। जैसे अभी आपने उमाशंकर सिंह को लेकर कहा, हालांकि कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया अनुपमा जायसवाल ने, जिसमें सबको धन्यवाद दिया है, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद नहीं दिया, अपने ठीक
हालांकि हो सकता है मैसेज जाए। वर्मा जायसवाल जी को ध्यान रखना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी के जाने के बाद ही उनकी ऑनलाइन लगनी शुरू हुई, वरना वो उसी दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। नहीं, अब जब प्रतीक यादव, ये बहुत, चूंकि प्रतीक यादव से मैं 2-3 बार मिला था, एक जिंदा दिली इंसान था वो, ठीक, उसका जाना, असमय जाना सबके लिए पेनफुल है, पर एक जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव डेड बॉडी के साथ दिखे, फिर वहां क्या परिवार में तुरंत जब शिवपाल यादव जाते हैं कमरा बंद होता है, चूंकि मैं भी वहां था, वहां जो बातचीत होती उसके बाद वो निकलते हैं, और जब वहां से बॉडी निकल रही थी तो मान भैया आप समझिए कि हम लोग भी शायद खबर करने की स्थिति में नहीं थे डिंपल यादव को देखकर। हमें लगता है कि डिंपल यादव के सामने वो सारे तस्वीर चल रहे थे, हल्दी लगाना, अर्जुन यादव को घोड़ी पे बैठना, और ये निश्चित रूप में ये सब जाहिर है कि वो साधना गुप्ता के लड़के थे, मगर मुलायम यादव ने जब अपनाया तो उसे सहर्ष स्वीकार किया अखिलेश यादव ने। क्या रहा? देखिए, जो हमारे नेता मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए एक बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत भावुक इंसान है। भावुक हैं? बहुत भावुक है। क्योंकि आप लोग तो लगा मिलते भाव तो हमारे नेता इतने हैं कि जो है मतलब आपको हमने वहां देखा था, मर्चरी में भी देखा कि उनकी आंखें तो आपको कि आपके लिए क्या कर दें, क्या दे दें आपको, कैसे मदद कर दें, ये जो है सोचने लगते हैं। तो उनका परिवार भाई था। हाँ। प्रतीक उनके भाई थे। अच्छा, इस चीज को बताइए, अगर के अंदर से हमारा नेता बहुत हफ्ता दिन से ऊपर हो गया, क्या आप लोग क्या इस अभी इस सदमे में हैं अखिलेश यादव? अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं, जिसका भाई चला जाए वो सदमे में नहीं रहेगा। अगर ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सर पर नहीं होती तो कसम से मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक भी दिन जो है मतलब लोग काम करने की स्थिति में, काम करने की स्थिति में रहते। बड़े नेता हैं, ये बात सही है। वो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मान चलते हैं। हाँ, बड़े नेता हैं। प्रतीक यादव जी के मरने से 13 दिन के गम में नहीं रह सकते। इस उत्तर प्रदेश में उनके बहुत सारे छोटे भाई जो मार दिए जा रहे हैं, जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हो जा रहा है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, तो उन सारी चीजों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भूल करके किसी एक के गम। कार्यकर्ता कैसे भूल गए? क्योंकि आप भी कार्यकर्ता है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, कई जिले से भाग के आए वो, और वो भूल गए कि अपर्णा यादव ने कभी पार्टी का झंडा जलाया था। देखिए, हम लोग अपर्णा जी को नहीं जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि वो माननीय अखिलेश यादव जी छोटे भाई थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे थे, ठीक है। और अपर्णा जी तो अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी का झंडा उन्होंने जलाया था। तो अब क्या कहा जाए उस पर? उसको आप लोग भूल के उस दुख की घड़ी में मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं इस खबर पे बड़े प्रमुखता से कहा था और अपने एडिटोरियल टीम में भी कहा था और हमारे वहां चला भी था। अपर्णा जी की वजह से थोड़े गए थे हम लोग वहाँ पे। हम लोग तो नेताजी के बेटे के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाई के लिए गए थे। हम लोग मर्चरी पे सुबह से पहुंच के आदमी कब तक खड़ा रहा जाए वहाँ पे, फिर वहाँ से बॉडी लेकर वहाँ से लेकर भैंसा कुंड तक, फिर आदमी उनके घर पहुंचा। वहाँ धूप में जो है लू लग गया, जो उस दिन इतना तेज धूप था उस दिन। रात में घर जाने के बाद हाथ पैर बहुत देर तक आदमी जो है बर्फ में डाल के बैठा रहा घंटों, कपड़े का जो है वो नहीं। मैंने देखा भी कि जब अखिलेश से निकल रहे थे आप से आई कांटेक्ट आपके हुए, क्योंकि मुझे लगा कि उस समय वो दुख का समय था, बहुत दुख का समय। वो मुझे लगता है कि हालांकि वो किसी भी परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक युवा का जाना जो 38 साल में, अभी बहुत सारे सपने बाकी थे। और माननीय डिंपल यादव जी भी बहुत मानती थी। हाँ, मैंने डिंपल, मैं आपको बताऊं, वही मैं कह रहा था कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे, नहीं रोक पा रही थी। शिवपाल यादव जी, आदित्य यादव की स्थिति ये थी, मैं अगर सही जा रहा हूँ, शिवपाल यादव जी के जो बेटे आदित्य यादव, मुझे लगता है कि अभी इधर ही जब ये लोग गए थे, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चार्टर प्लेन का इंतजाम किया और हरिद्वार गए थे लोग, जब उनकी बेटी रोने लगी तो उससे लिपट के वो रोने लगे। वो बहुत भावुक पल, मेरे पास वीडियो आया था और आप विश्वास मानिए कि जब एडिटोरियल में मैंने उस वीडियो को दिया था तो हमारे डेस्क पे 12-14 लोग बैठते हैं, सब भावुक थे। ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिवार
जब संकट में हो, और इससे सीखने वाली भी बात है कि हो सकता है दो भाइयों के बीच में न बनती हो, परिवार में न बनता हो, मगर संकट की स्थिति में जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां खड़े दिखे चट्टान की तरह, चट्टान की तरह, वो कहीं ना कहीं अभिभावक, वो चाहे कोई भी हो, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं कि मनोज राजन जी ने जो कुछ कहा है उस वीडियो को देखिएगा भैया एक बार। जिस तरीके से वो मुलायम यादव जी को जानते रहे और उसके बाद अखिलेश जी को जाने, शिवपाल जी को जाने, उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है मनोज राजन जी ने कि अगर परिवार और राजनीति और अपने लोगों को समेट के लेके चलना है तो उस यादव परिवार से सीखो, उन्होंने कहा है। अब आखिरी राउंड में सिर्फ यही हम आपसे कहेंगे कि एक जाते जाते इतना बता जाइए कि अगर आपकी सरकार आती है या नहीं भी आती है तो एज ए राजनीतिक पर्सन आप युवाओं के लिए क्या संघर्ष करेंगे, और अगर आती है तो अपने सरकार में क्या कुछ बदलाव करने के लिए प्रयास करेंगे? हमें नहीं लगता है कि जो है सरकार आने के बाद जो है हमें संघर्ष करना पड़ेगा युवाओं के लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी अगर आज पॉलिटिक्स में हूँ तो उसकी देन जो है समाजवादी पार्टी है। 2003 में मैं 2002 में मैं प्लान कर रहा था कि करना क्या है, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद कि हम ग्रेजुएशन करने, बीबीए सोच रहे थे, बीबीए करें या फिर बीकॉम करें, मतलब मल्टीनेशनल किसी कंपनी में जाकर के बाहर जो है काम करें। हाँ हाँ ठीक है, इस टाइप का था। और लेकिन मन में एक थे पॉलिटिक्स के लिए भी था, और उसके लिए भी मथुरा दीदी कॉलेज में जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, ये सब 11th में सब सारी दिमाग में चल रही थी। लेकिन सरकार थी बहन जी की और चुनाव शासन चुनाव नहीं होते थे। तो अब इंटरमीडिएट के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में वहाँ पे एडमिशन लिया तो उसी टाइम जो है सरकार जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आ गई, तख्ता पलट हो गया और जो है नेताजी मुख्यमंत्री बन गए, बहन जी ने इस्तीफा दे दिया। तो शासन सबसे पहला काम नेताजी ने शासन बहाल किया, हाँ, ठीक है। हाँ। और उसी की देन थी कि मैं 2003 में शासन का मैं महामंत्री बना बलिया के मथुरा महाविद्यालय से, रसड़ा से। 2004 में अध्यक्ष का लड़े, हार गए। 2005 में अध्यक्ष का लड़े, फिर जीत गए, ऐतिहासिक वोटों से जीते, और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति करने लगे। और हमारे जैसे तमाम लोग, समाजवादी पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, यूथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, रोजगार देने के लिए जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में आज जितनी भी बिजली की सप्लाई के जो क्षमता बढ़ी है, ये सब माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी के समय की देन है। उन्होंने जितने जो है पावर प्लांट जो है इस उत्तर प्रदेश में लगाए हैं, बाबा उससे 1 इंच आगे नहीं काम कर पाए हैं, ठीक है। कोई भी घर या मकान बनने में समय लगता है, आप अगर घर बनाते बनाते जो है 10 साल लग गए आपको, और जब घर बन के आपका तैयार हुआ और उस टाइम दुर्भाग्य से आप नहीं रहे, ठीक है, और आपका बेटा जो है घर में और जो है वो फीता काटा और बाहर से लपट बनवा दिया जाए कि ये मैंने किया, हाँ मैंने किया, बताया कि देखो पापा के राज में तुम लोग कितने हालत खराब थी, बारिश होती तुम लोग भीग जाते थे, धूप में तुम लोग ये हो जाते थे, और जब जो है अब देखो हमारे राज में कितना बढ़िया है, कितना सुंदर घर बन गया, कितना बढ़िया मजबूत छत है, चलो छत पे रेलिंग लगवाया हमने, उस वाले कमरे में एसी लगवाया, तमाम तरह की हम लोग वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, जो करेगा सेम जो है बाबा ने किया है। आज बिजली की व्यवस्था, कोई भी बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बिजली नहीं रहेगी तो रोजगार बिजली मिल रही है। मान भाई इस बात को आप स्वीकार करिए, बिजली मिल रही है। और तो मैं तो बोलते रहा हूँ, हाँ। इनके वजह से मिल रही है क्या? ठीक है, मगर सरकार इनकी है ना, किसके वजह से, मतलब कोई व्यवस्था किया इन्होंने, ठीक है। हमारे बनाए हुए शेल्टर में आपने ले आकर बैठे हुए बता रहे हो देखो कितना सुंदर शेल्टर, अरे बताओ तो आप बताओ तो कि कितना आपने थर्मल पावर प्लांट बनाया है और कहां बनाया है, सिंगल एक नहीं बनाया है। चलिए आप ये आपके स्टूडियो का लोड लेने लायक बिजली के पावर प्लांट इन्होंने नहीं बनाया है, क्या बात कर रहे हैं आप, ये आपके स्टूडियो को बिजली नहीं दे सकते भाई। जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली पावर प्लांट लगाया है, उसी जो है पावर प्लांट पे सारा बिजली का सप्लाई है इनका। 27 में आपकी सरकार बन रही है, डेड श्योर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूं। वो देश का
के सिस्टम और उत्तर प्रदेश के सिस्टम और दुर्व्यवस्था के खिलाफ एक युवाओं की आवाज़ है जिसका नाम काकरोच जनता पार्टी है। मैं भी उस आवाज़ के साथ हूँ। ये बड़ी बात है कि मान सिंह सेंगर कह रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी के साथ हैं और ये देश के युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं या पेपर लीक का दंश झेल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इनकी सरकार आएगी तो क्या कुछ ये बेहतर करेंगे, क्योंकि ये भी विधानसभा की चुनाव की तैयारी में है और इनको टिकट मिले। न्यूज़ 7 हिंदी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। मगर जब जब युवाओं की बात आएगी तो मान सिंह सेंगर न्यूज़ 7 हिंदी के स्टूडियो में बुलाए जाएंगे और ऐसे ही सवालों का जवाब ये देंगे, मैं ये दावा करता हूं। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।